दोस्तों, रेलवे स्टेशन के पास एक डस्टबिन रखा होता है जहाँ एक आदमी उसमें से कुछ ढूंढ रहा होता है। वह आदमी देखने से कोई भिखारी लगता है क्योंकि उसके लंबे लंबे बाल और पर फटे पुराने कपड़े होते हैं। वह इन्हीं हुलियों में उसमें से कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे एक बोतल मिलता है। अब उस बोतल को लेकर उसमें जो भी लिक्विड होता है उसे पीने की कोशिश करता है। उसकी ये सारी हरकतें एक पुलिसकर्मी वहाँ खड़े होकर देख रहा था, क्योंकि उस पुलिसकर्मी की उसी रेलवे स्टेशन पर नौकरी लगी हुई थी। वह उसी रेलवे स्टेशन पर जॉब कर रहा होता है। तभी जब ये हरकतें उसकी देखता है तो वो पुलिसकर्मी उसके पास आ जाता है। उसके पास आने के बाद जो पुलिसकर्मी होता है, उसके बाद वह दुकान से एक पानी का बोतल लेता है और उस भिखारी को लाकर दे देता है। अब जैसे उस भिखारी को पानी का बोतल दिखता है तो वो फट से बोतल खोलकर पूरी पानी एक ही बार में पी जाता है। पानी पीने के बाद जो भिखारी होता है कहता है, थैंक यू सर। अब इस तरह के अंग्रेजी शब्द सुनकर जो पुलिस वाला होता है वो दंग रह जाता है, क्योंकि बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा था उसका। पुलिस वाला होता है वो सोच में पड़ जाता है कि यह भिखारी इतना अच्छा इंग्लिश बोल रहा है, ये कोई भिखारी तो नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई अधिकारी है जो भेष बदल कर यहाँ ड्यूटी कर रहा हो। अब जो पुलिस वाला होता है उसे गौर से देखने लगता है। उस भिखारी को देखने से यही लगता है कि वह सचमुच में भिखारी है और उसे कई महीने से खाने पीने को कुछ नहीं मिला है। वो इतना कमज़ोर दिख रहा था। अब पुलिस वाला कहता है, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हो। तब जो भिखारी होता है कहता है, हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ। तुम इतने पढ़े लिखे हो तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो और इस तरह भीख क्यों मांग रहे हो? तब जो भिखारी होता है कहता है, इसकी भी एक अलग कहानी है जिसे सुनाने में वक्त लगेगा। तब पुलिस वाला कहता है, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो, पहले आप कुछ खा लो, इसके बाद हम आपकी कहानी सुनेंगे। उसके बाद पुलिस वाला उसे ले जाकर एक कैंटीन में बैठाकर उसे भरपेट खाना खिलाता है। उसके बाद भिखारी अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि मैं जिस गांव में रहता था वहाँ मेरे परिवार में दो ही सदस्य थे, मैं और मेरी माँ। हम दोनों साथ में रहा करते थे। मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मेरी माँ मेरी शादी की चिंता करने लगी। वह चाहती थी कि घर में एक नई नवेली दुल्हन आ जाए जो हम लोगों का देख रेख कर सके। यह बात 2 साल पहले की है। एक रोज़ मैं गांव से शहर जा रहा था। शहर जाने के लिए मुझे किसी सवारी की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे गांव से शहर 6-7 किलोमीटर दूर था। इसलिए मैं खड़े होकर किसी सवारी का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि शहर जाकर मुझे पैसे निकाल कर आना था। एक बस आ जाती, उस बस पे चढ़कर वो शहर चला जाता है और वहाँ जाने के बाद पैसे निकाल लेता है। पैसे निकालने के बाद वो कुछ सामान लेता है और घर लौटने लगता है। जब घर आने के लिए वो किसी सवारी का इंतज़ार कर रहा होता है तब उसे कोई सवारी नहीं मिलता। वो सोचता है कि कोई बाइक या ऑटो या फिर कार, किसी तरह की सवारी मिल जाए तो उस पर मैं चढ़कर घर चला जाऊँगा। तो आपको बताते चलूँ, जो भिखारी होता है उसका नाम ऋतिक होता है। और ऋतिक कहता है कि उस रोज़ जब मैं सवारी का इंतज़ार कर रहा था तभी एक गाड़ी वाला आता है। उसको मैंने हाथ से रोका, वो मेरे पास आकर रुक गए। अब मैं उस गाड़ी में बैठ गया और मैंने कहा, मेरा गांव थोड़ी दूरी पर है, मैं वहां जाकर उतर जाऊंगा। उस गाड़ी में 3-4 लोग थे जो अलग ही भाषा बोल रहे थे। मुझे उनकी भाषा बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ना तो वो हिंदी बोल रहे थे और ना ही इंग्लिश बोल रहे थे। यार वो पता नहीं आपस में क्या बातें कर रहे थे, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। साथ में वो कुछ खा भी रहे थे। अब जो खा रहे थे वही चीज़ मेरी तरफ भी करके इशारा किया खाने को। मैं चुपचाप थोड़ी सी चीज़ उसमें से उठाया और खा गया। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला मैं कब बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को एक टॉयलेट रूम में पाया। उन्होंने मुझे टॉयलेट रूम में बंद करके रखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब यहाँ से कैसे निकलूँ। उसके बाद मैंने शोर शराबा मचाने लगा, मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर एक आदमी आया और दरवाज़ा खोलकर मेरी पिटाई करने लगा। मुझे तब तक मारता रहा जब तक मैं शांत न हो गया। उसके बाद मैं कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था उन लोगों से, पर उनको भी मेरी भाषा शायद समझ नहीं आ रही थी और ना ही उनकी भाषा मुझे समझ में आ रहा था। मैंने जो एटीएम से पैसे निकाले थे वो भी मेरे पास नहीं थे और ना ही मेरे पास मोबाइल थी और ना ही कोई मेरी पहचान की चीज़ थी। अब इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं उनसे बातें करना चाहता था, मगर मेरी बात तो वो समझ ही नहीं रहे थे। मेरी पिटाई करने के बाद वो चला जाता है, मुझे फिर से उसी टॉयलेट रूम में बंद करके। अब अगले दिन फिर से एक व्यक्ति आता है
और टॉयलेट रूम का दरवाज़ा खोलकर मुझे पता नहीं कौन से इंजेक्शन लगाकर चला जाता है। अब जैसे इंजेक्शन मुझे लगाया गया तो मैं फिर से बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं एक खाली कमरे में बंद था। ऋतिक बताता है कि जब मुझे भूख लगता तो मैं जोर जोर से दरवाज़ा पीटकर उन्हें चिल्लाने लगता, खाना मांगने लगता। मगर जब वो दरवाज़ा खोलते तो मेरी फिर से पिटाई कर देते, क्योंकि मेरी भाषा उन्हें समझ नहीं आती थी और वो जो कुछ भी कहते वो मैं नहीं समझ पा रहा था। अब इस तरह कुछ समय बीतता गया। अगले रोज़ फिर से एक व्यक्ति आया और वो मुझे इंजेक्शन लगाकर चला गया। उसके बाद मैं फिर से बेहोश हो गया। अब अगले दिन जब उसे होश आती है तो वो देखता है कि वो कहीं और ही आ गया है, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। अब वहाँ उसे काम पर लगा दिया जाता है। उसके जैसे और भी व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहे होते हैं और उन पर निगाहें रखी जाती है कि कहीं वो भाग न जाए। अभी जो ऋतिक है समझ जाता है कि यहाँ जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं सभी को शायद इसी तरह से लाया गया है। दिन भर उन लोगों से काम कराया जाता, रात में एक कमरे में ले जाकर उन्हें वही इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाता। वे रात भर उसी तरह पड़े रहते और सुबह होते ही उन्हें फिर से काम पे लगा दिया जाता था। इस तरह 2 साल बीत जाते हैं। इन 2 सालों में जो उसे इंजेक्शन लगाया जाता था उसका असर अब उस पर कम होने लगा था। एक रात ऋतिक नशे की हालत में सो रहा था। तभी उसकी आंख रात में खुल जाती है। वह देखता है कि जिस कमरे में उसे बंद करके रखा गया था उस कमरे का दरवाज़ा खुला है। अब इस मौके का फ़ायदा उठाकर वह दबे पाँव वहाँ से निकल पड़ता है। जो ऋतिक होता है वहाँ से तो निकल जाता है, मगर वो इधर उधर भटकने लगता है, क्योंकि उसे वहाँ के लैंग्वेज समझ नहीं आते हैं। अब जिस भी बोर्ड को पढ़ना चाहता है वो पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि दूसरे भाषा में लिखे होते हैं। अब इस तरह वो भागते भागते एक रेलवे लाइन पर पहुँच जाता है। अब जैसे ही वो रेलवे लाइन को देखता है तो वो सोचता है कि क्यों ना इसी रेलवे लाइन से चला जाए, कहीं ना कहीं स्टेशन तो मिलेगा ही, और जैसे स्टेशन मिलेगा तो मैं ट्रेन पकड़कर अपने एरिया में जा सकता हूँ। यही सोचकर वो रेलवे लाइन को पकड़कर चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक स्टेशन दिखाई देता है। अब जैसे स्टेशन पे जाता है तो वहाँ भी उसे समझ नहीं आता कि ये कौन सी जगह है, लेकिन उसे इतना तो पता चल ही जाता है कि वो इंडिया में नहीं है, इंडिया से कहीं और है। तब वो तय करता है कि मैं इस ट्रेन से ही पकड़कर अपने एरिया में जा सकता हूँ। लेकिन फिर वो सोचता है कि उसके पास तो पैसे हैं नहीं और बिना पैसे के वो ट्रेन यात्रा कैसे करेगा। लेकिन वो ठान लेता है कि कुछ भी हो मुझे यहाँ से निकलना है। वह एक ट्रेन पे चढ़ जाता है। अब जैसे टीटी आती है तो कभी टॉयलेट में छुप जाता है तो कहीं छुप जाता है। इस तरह वो यात्रा कर रहा होता है। और जब उसे भूख लगती है तो कहीं कहीं स्टेशन पर उतरकर जो डस्टबिन रखे होते हैं उसमें से खाना ढूंढकर खा लिया करता है, जो कि आज भी वो यही कर रहा था। अब उसकी कहानी को सुनकर जो पुलिस वाले होते हैं वो रो पड़ते हैं और तब उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें अपने घर का नंबर याद है? तब जो भिखारी होता है यानी ऋतिक होता है वो कहता है, मेरे पास घर पे एक ही मोबाइल था जो कि मैं लेकर आया था और उन्होंने मेरा मोबाइल भी छीन लिया। अब मेरे घर में कोई नंबर नहीं है और मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ है। तब उसे एक अपने दोस्त का याद आता है जिसका नंबर अक्सर ये याद रखता था। पुलिस वाले को अपने दोस्त का नंबर बता देता है। अब जब पुलिस वाले उसके दोस्त के नंबर को मिलाते हैं तो उधर से वो लड़का उठाता है और फिर बात करता है। पुलिस वाले उसे बताते हैं कि मेरे पास एक आदमी आया है जिसका नाम ऋतिक है, वो आपके बारे में बता रहा है, क्या आप ऋतिक को जानते हैं? तब जो उधर से लड़का बोल रहा होता है वो कहता है, हाँ मेरा एक ऋतिक दोस्त था जो 2 साल पहले गायब हो गया है, अभी तक वो घर नहीं लौटा, हमने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। इस पर पुलिस वाले वीडियो कॉलिंग करके दिखाते हैं। अब जैसे वीडियो कॉलिंग पे वो देखता है तो ऋतिक को पहचान जाता है। ऋतिक थोड़े देर गौर से देखता है और ये अभी अपने दोस्त को पहचान लेता है। उसे जैसे ही पहचानता है तो ये रो पड़ता है। तब पुलिस वाले इसे शांत कराते हैं और फिर अगले दिन इसे गांव ले जाते हैं। गांव जाने के बाद जब ये अपनी माँ से मिलता है तो माँ के पैरों में पड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और इसकी माँ भी फूट फूट कर रोने लगती है। 2 साल बाद अपने बेटे को देखा था, अब उसकी आंखों से आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। उसकी माँ जो होती है पुलिस के पैरों पर पड़ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है, साहब आपका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, आपने मेरे बेटे को लौटा दिया जिसे हम मरा हुआ समझ चुके थे। इस पर पुलिस वाले कहते हैं, कोई बात नहीं माँ जी, आपका बेटा तो आ गया ना, अब आप चुप हो जाइए। अब जैसे ही ऋतिक के गांव लौटने की खबर गांव में फैलती है तो सभी लोग उससे मिलने आने लगते हैं और उससे उसकी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। तब ऋतिक सभी को बताता है और फिर कहता है कि देखो भाई,
आज के ज़माने में किसी की भी अनजान गाड़ी पे बैठने की कोशिश मत करना। मैं तो सोचा कि मेरा घर थोड़े दूर पे है तो मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन जिस गाड़ी पे मैं बैठा उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं कितनी तकलीफ़ झेल कर यहाँ आया हूँ आपको बता नहीं सकता हूँ। इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ गाड़ी पर न बैठें। खुद सुरक्षित रहे और अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखें। गांव आने के बाद ऋतिक फिर से पहले जैसा हो जाता है, अपना हुलिया ठीक करता है और अपनी माँ के साथ रहने लगता है। अब उनकी ज़िंदगी फिर खुशियों से भर जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हो अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।